हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मैं हूँ श्रुतिका और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 24 ऑफ द एमसीक्यू सीरीज़। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग 23 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। जो लोगों ने नहीं देखा या जो लोग रिपीटेडली देखना चाहते हैं तो उनके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट किया है हमारे चैनल पर, जिसमें आपको सारे पार्ट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। आपके अपकमिंग सारे एग्जाम्स के लिए इसमें डिस्कस किए गए एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द रिमूवल ऑफ स्ट्रिप ऑफ बार्क अराउंड द एंटायर सर्कमफरेंस ऑफ अ ट्री और अ वुडी श्रब इज कॉल्ड। तो ये जो एक हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें एंटायर प्लांट या फिर एंटायर जो स्टेम होता है उसके अराउंड कुछ सेंटीमीटर्स में बार्क को रिमूव किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उस हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस का नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन है स्टेकिंग, ऑप्शन बी स्पेडलिंग, ऑप्शन सी गर्डलिंग या ऑप्शन डी मेटॉकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गर्डलिंग, और ये ग्रेप्स में फॉलो की जाती है। तो ग्रेप्स में क्या होता है कि जो स्टेम्स होती है ग्रेप्स की, उसमें राउंड शेप में जो है स्टेम के कुछ इंचेस जो है उसको बार्क जो होती है, स्टेम नहीं, बार्क जो होती है उसके कुछ इंचेस जो है उसको रिमूव किया जाता है। तो वो होती है गर्डलिंग और वो फॉलो की जाती है ग्रेप्स में। बाकी के ऑप्शंस की बात करेंगे तो स्टेकिंग ये जो है ये टमाटो में की जाती है। अगर आप लोगों ने टमाटो की प्लांटेशंस देखे होंगे कि जहाँ पे टोमेटो की खेती होती है वहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे आपको दिखने को मिल जाएगा। ऐसे सपोर्ट दिया जाता है कि ताकि उसके ऊपर जो है टोमेटो का प्लांट ग्रो कर सके। उस मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो उसके ऊपर हो सके। अगर उसको सपोर्ट नहीं मिला टोमेटो के प्लांट को तो वो ऐसे हॉरिजेंटली लाइक ज़मीन पे ही वो ग्रो करने लग जाएगा। तो उससे जो है क्वालिटी जो है या फिर जो पेस्ट का इन्फेस्टेशन होता है प्लांट्स पे फ्रूट्स पे वो ज़्यादा होता है। तो उसके लिए ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेडलिंग। ठीक है, स्पेडलिंग ये कैबेज कॉलीफ्लावर में जनरली फॉलो की जाती है। तो स्पेडलिंग क्या होता है कि ग्रोइंग ऑफ सीड्स इन थर्माकोल प्लेट्स, ऐसे थर्माकोल प्लेट्स होती है जिसमें से ऐसे आपने देखा होगा हॉर्टिकल्चर नर्सरीज में वगैरह, जिसमें ऐसे एक एक सीड्स जो है वो ऐसे प्लेट्स में ग्रो की जाती है, फिर वहाँ से अपरूट करके उसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो स्पेडलिंग है कैबेज कॉलीफ्लावर में किया जाता है। उसके बाद है मेटॉकिंग। तो मेटॉकिंग जो है ये बनाना में फॉलो की जाती है। जब बनाना में जो है आप सभी को पता ही होगा, बट मैं फिर से एक बार बता दूं कि लाइक बनाना में जो है एक प्लांट सिर्फ एक ही टाइम फ्रूट देता है, यानी कि एक बार फ्रूट दे दिया तो वो उसके बाद कभी फ्रूट्स दे नहीं सकता है। तो ये क्वेश्चन ने कोई तो भी एग्ज़ाम में आया था, मुझे एग्जैक्ट तो एग्ज़ाम का नाम याद नहीं है कि कौन से एग्ज़ाम में आया था, लेकिन उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि बनाना गिव्स फ्रूट्स डैश इन इट्स लाइफ टाइम, यानी कि पूरे जो उसका लाइफ साइकिल होता है एक बनाना प्लांट का, उसमें वो कितनी बार फ्रूट्स देता है। तो इसका आंसर होता है वंस इन अ लाइफ टाइम, यानी कि एक बार बनाना प्लांट जो है सिर्फ एक ही बार फ्रूट्स दे सकता है एक प्लांट। ठीक है, तो जब फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग हो गई, बंच की हार्वेस्टिंग हो गई, उसके बाद क्या होता है कि जो सूडो स्टेम होता है, यानी कि ग्राउंड से आई थिंक 10 to 15 सेंटीमीटर का जो स्टेम होता है वहाँ तक का जो उसके ऊपर का जो पोर्शन है उसको कट कर दिया जाता है। तो उसी को कहा जाता है मेटॉकिंग। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, द एडल्ट मेल ऑफ पिग इज कॉल्ड एज। तो एडल्ट मेल ऑफ पिग या फिर स्वाइन जो है उसको क्या कहा जाता है। तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोरलिंग, ऑप्शन बी हॉग, ऑप्शन सी सो, ऑप्शन डी बोर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बोर। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शंस की बात करेंगे। बोरलिंग कहा जाता है यंग मेल ऑफ पिग को, यानी कि जो पिग्स का जो यंग मेल है उसको बोरलिंग कहा जाता है। कैस्ट्रेटेड मेल को हॉग कहा जाता है और इसको स्टेज भी कहते हैं। हॉग और स्टेज जो है ये कैस्ट्रेटेड मेल ऑफ पिग को कहा जाता है। सो जो है ये एडल्ट फीमेल को कहते हैं पिग्स के। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा, बोर ये एडल्ट मेल है, सो इट इज़ एडल्ट फीमेल, हॉग इट इज़ कैस्ट्रेटेड मेल, और बोरलिंग जो है ये यंग मेल होता है पिग में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्किम्ड मिल्क। तो स्किम्ड मिल्क की जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1.035 to 1.037, ऑप्शन बी 1.030 to 1.032, ऑप्शन सी 1.028 to
1.030 या ऑप्शन डी 0.93। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1.035 टू 1.037। बाकी ऑप्शंस की बात करेंगे तो 1.030 टू 1.032 ये बफेलो मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। 1.028 टू 1.030 ये काऊ मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। और फैट की होती है 0.93। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह जो होता है ना मिल्क रिलेटेड टर्म्स, आपको ये भी पता रखना है कौन से मिल्क में कितना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इज़ लोकेटेड एट। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है इसका लोकेशन कहाँ पे है? तो इसके हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए लुधियाना, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी बुधनी या ऑप्शन डी हिसार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भोपाल। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है ये भोपाल में लोकेटेड है। तो यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन सेट किए हैं ये चारों ऑप्शंस जो है इसमें ये चारों सिटीज़ में जो है इंजीनियरिंग से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई ना कोई इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। तो बाकी के ऑप्शंस भी की बात करते हैं तो आपको पता होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर लुधियाना में है। उसके बाद बुधनी में है सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, और हिसार में है नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये भी आपको पता रखना है क्योंकि इसमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग पढ़े तो होते हैं पढ़े हुए होते हैं तो हमको अगर ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं कभी कभी तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस तो रहता ही है हर एक एग्ज़ाम में जो है आपको इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्म मशीनरी इज़ अ टाइप ऑफ असेट। तो आपको पता होगा कि असेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं, तो उसमें से फार्म मशीनरी जो है ये कौन सा असेट है। ठीक है, सो इसके हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए फिक्स्ड असेट्स, ऑप्शन बी वर्किंग असेट्स, ऑप्शन सी करंट असेट्स या ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी वर्किंग असेट्स। तो फार्म मशीनरी जो है ये वर्किंग असेट्स होती है। फिक्स्ड असेट्स की बात करेंगे तो आपके बिल्डिंग्स या फिर फार्म लैंड जो है ये फिक्स्ड असेट्स होते हैं। और करेंट असेट की बात करेंगे तो इसमें सीड्स फर्टिलाइजर्स लाइव स्टॉक फॉर सेल जो होते हैं ये करंट असेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लार्वल स्टेजेस इन निमेटोड्स। तो निमेटोड्स में जो है कितनी लार्वल स्टेजेस होती हैं? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4 स्टेजेस। तो नंबर ऑफ लार्वल स्टेजेस फाउंड इन निमेटोड्स इज 4। और इसमें जो है मोल्टिंग्स भी 4 ही होती है। लाइक निमेटोड्स में नंबर ऑफ मोल्टिंग्स भी 4 और लार्वल स्टेजेस भी 4 होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो रेस्पिरेशन इज अब्सेंट इन विच प्लांट्स। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कैम प्लांट्स, ऑप्शन बी C3 प्लांट्स, ऑप्शन सी C4 प्लांट्स या ऑप्शन डी C2 प्लांट्स। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी C4 प्लांट्स। तो C4 प्लांट्स में जो है फोटो रेस्पिरेशन बहुत ही कम होता है या फिर इट इज़ निग्लिजिबल यानी कि अब्सेंट ही होता है। कैम प्लांट्स में जो है लो होता है और C3 प्लांट्स में जो है फोटो रेस्पिरेशन हाईएस्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस बिटवीन 2 जीनोटाइप्स इन विच द ऑर्डर ऑफ मेल एंड फीमेल इज रिवर्स्ड इज कॉल्ड एज। तो जब दो जीनोटाइप्स में जब क्रॉस होता है तो उसका जो मेल और फीमेल जिसको हम कंसिडर करते हैं उसको अगर रिवर्स कर दिया क्रॉस करते टाइम तो उस क्रॉस को क्या कहा जाता है? तो उसके ऑप्शन है ऑप्शन ए रेसिप्रोकल क्रॉस, ऑप्शन बी टॉप क्रॉस, ऑप्शन सी टेस्ट क्रॉस या ऑप्शन डी बैक क्रॉस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेसिप्रोकल क्रॉस। बाकी के ऑप्शंस की बात करेंगे तो टॉप क्रॉस क्या होता है? क्रॉस बिटवीन एन इनब्रीड लाइन एंड एन ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी में जब क्रॉस होता है तो उसको टॉप क्रॉस कहा जाता है। टेस्ट क्रॉस यानी कि क्रॉसिंग ऑफ F1 विथ इट्स रेसेसिव पेरेंट्स, जब रेसेसिव पेरेंट्स के साथ F1 का क्रॉस होता है तो उसको टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। और बैक क्रॉस होता है क्रॉसिंग ऑफ F1 विथ वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। ठीक है, तो ये होते हैं अलग अलग टाइप के क्रॉसेस।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैरायटी ऑफ कैरोट हैज़ हाईएस्ट विटामिन कंटेंट, यानी कि जो गाजर की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसमें हाईएस्ट विटामिन कंटेंट पाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूसा केसर, ऑप्शन बी पूसा मेघाली, ऑप्शन सी चैंटनी या ऑप्शन डी डैनवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी पूसा मेघाली। तो पूसा मेघाली जो वैरायटी है कैरेट की, इसमें हाईएस्ट विटामिन पाया जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्जेंथेमा इन सिट्रस इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो सिट्रस में जो एक्जेंथेमा डिसऑर्डर है या डिसीज़ है वो कौन से न्यूट्रिएंट के डेफिशिएंसी से होती है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मॉलिब्डेनम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी कॉपर या ऑप्शन डी हाई टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कॉपर। तो एक्जेंथेमा इन सिट्रस जो है ये इट इज़ ड्यू टू कॉपर डिफिशियंसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ एप्पल। तो एप्पल का जो है बॉटनिकल नेम क्या है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रूनस डोमेस्टिका, ऑप्शन बी मैलस डोमेस्टिका, ऑप्शन सी प्रूनस एवियम या ऑप्शन डी प्रूनस कम्युनिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैलस डोमेस्टिका। तो एप्पल का जो बॉटनिकल नेम है इट इज़ मैलस डोमेस्टिका। तो आप लोग जो है ये स्किप नहीं कर सकते हैं बॉटनिकल नेम्स, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में जो है बॉटनिकल नेम से क्वेश्चन आ जाता है। एएफओ में भी 2-3 बार देखने को मिला है रिसेंट में ही, और अदर जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी अगर आप लोग दे रहे हो तो अगर आपको पता होगा तो उसमें भी बॉटनिकल नेम से जो है क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में। तो जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में, उसके आपको बॉटनिकल नेम पता ही रखना है, उसको याद ही कर लेना है आपको, ताकि आपके एग्ज़ाम के टाइम जो है आपको बॉटनिकल नेम नहीं आया तो उसकी वजह से आपका 1 मार्क्स डिडक्ट ना हो जाए उसके लिए। तो बाकी के ऑप्शंस की बात करेंगे तो प्रूनस कम्युनिस ये आलमंड का बॉटनिकल नेम है, प्रूनस एवियम ये स्वीट चेरी का बॉटनिकल नेम है, और प्रूनस डोमेस्टिका जो है ये प्लम का बॉटनिकल नेम है। तो आप लोग, आई होप आप लोग सारे जो बॉटनिकल नेम जो इम्पॉर्टेंट है वो आप याद कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दी सल्फर परसेंट इन जिप्सम। तो जिप्सम में जो है सल्फर परसेंट कितना होता है। तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन है 18.6%, ऑप्शन बी 12.5%, ऑप्शन सी 17.5% या ऑप्शन डी 24.2%। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 18.6%। तो सल्फर में जो जिप्सम का कंटेंट होता है, सॉरी जिप्सम में जो सल्फर का कंटेंट होता है इट इज़ 18.6%। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोजिट एंड सिंथेटिक वेराइटीज़ आर यूज्ड इन। तो कंपोजिट और सिंथेटिक वेराइटीज़ जो है ये कौन से क्रॉप्स में यूज़ की जाती है। तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेज़, ऑप्शन बी पैडी, ऑप्शन सी व्हीट या ऑप्शन डी सोयाबीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मेज़। तो मेज़ में जो है कंपोजिट और सिंथेटिक वेराइटीज़ जो है इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंक रिवॉल्यूशन इज़ रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। तो पिंक रिवॉल्यूशन जो है ये कौन से क्रॉप के प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टोमेटो, ऑप्शन बी प्रॉन्स, ऑप्शन सी पोटैटो या ऑप्शन डी जूट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी प्रॉन्स। प्रॉन्स यानी कि जो झींगा होता है उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड जो रिवॉल्यूशन होता है उसको पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। प्रॉन्स के साथ साथ अगर कहीं ऐसा आ जाए कि प्रॉन्स ऑप्शन में नहीं है लेकिन पिंक रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा है तो तब आप ऑनियन को भी राइट कर सकते हो। तो ऑनियन प्रोडक्शन या फिर प्रॉन प्रोडक्शन से जो रिलेटेड रिवॉल्यूशन है उसको पिंक रिवॉल्यूशन है, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस की बात करेंगे तो टोमेटो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो रिवॉल्यूशन है इट इज़ रेड रिवॉल्यूशन। तो रेड रिवॉल्यूशन में भी दो है, लाइक टोमेटो और मीट प्रोडक्शन से जो रिवॉल्यूशन रिलेटेड है इट इज़ रेड रिवॉल्यूशन। पोटैटो से रिलेटेड है राउंड रिवॉल्यूशन, और जूट से रिलेटेड है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। जूट से रिलेटेड है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, और कॉटन से रिलेटेड है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन रीजन्स रिसीविंग मोर देन 1150 mm रेनफॉल इज़ नोन एज। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे कल्टिवेशन होता है क्रॉप्स का जहाँ मोर देन 1150 mm की रेनफॉल होती है सालाना, तो ऐसे क्रॉप्स को क्या कहा जाता है।
या ऐसे एरियाज को क्या क्या कहा जाता है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन रीजन्स रिसीविंग मोर देन 1150 mm रेनफॉल इज नोन एज। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन है ड्राई फार्मिंग, ऑप्शन बी ड्राईलैंड फार्मिंग, ऑप्शन सी रेनफेड फार्मिंग या ऑप्शन डी रिवर फार्मिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी रेनफेड फार्मिंग। तो रेनफेड फार्मिंग ऐसे एरियाज में की जाती है जहाँ पे रेनफॉल जो है वो मोर देन 1150 mm होती है। ड्राई फार्मिंग ऐसे एरियाज़ में की जाती है जहाँ पे लेस देन 750 mm की रेनफॉल होती है। तो अगर जिन लोगों ने लास्ट ईयर का नाबार्ड का एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा, ये क्वेश्चन आया था नाबार्ड के एग्ज़ाम में कि एरियाज रिसीविंग रेनफॉल लेस देन 750 mm आर नोन एज। तो ये होता है ड्राई फार्मिंग। उसके बाद ड्राईलैंड फार्मिंग ऐसा होता है जहाँ पे 750 से लेके 1150 mm के बीच में रेनफॉल होती है, तो उसको कहते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग। ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन रीजन्स रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 750 to 1150 mm देन इट इज़ नोन एज ड्राईलैंड फार्मिंग। तो ये भी आपको जो है पता रखना है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।